बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स क्लास 9th, जिसका चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और साथ में हम आज उसका इंट्रो और एक्सरसाइज 1.1 जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ये मैथ जो है 9th क्लास की ये कंप्लीट करेंगे और साथ में 10th क्लास भी कंप्लीट करेंगे। तो आपके जो भी दोस्त अहबाब जो हैं वो जानने वाले हों उनके साथ वीडियो को शेयर भी करें। जहां से समझ ना आए, कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन छोड़ दें। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैट्रिक्स और उनके डिटर्मिनेंट जो हैं वो मैथ में यूज़ होते हैं, फिज़िक्स में यूज़ होते हैं, स्टैटिस्टिक में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की बहुत सी ब्रांच में जो है वो मैट्रिक्स यूज़ होते हैं। द मैट्रिसेस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एज ऑफ अ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में भी मैट्रिक्स का जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। द आइडिया ऑफ अ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ द 19th century who first developed the theory of the matrices in 1858। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि मैट्रिसेस कब और किसने जो है वो हमें दी। ये कौन सी थ्योरी थी? थ्योरी ऑफ अ मैट्रिसेस था। तो आर्थर कैले और 1858 में, और ये कौन थे? इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो उसके बाद हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर। ये रियल नंबर है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7। इनको रेक्टेंगुलर अरे में जब हम लिख कर उसके बाद देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसको क्लोज कर देते हैं, इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको ज़रा हम जाकर अपने बोर्ड पर देखते हैं। मैट्रिक्स रियल नंबर, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 √5, ये भी एक रियल नंबर है। 6, 3, ये हमारे पास रियल नंबर हैं। इनको जब हम एक अरे फॉर्म में कलेक्ट करते हैं और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। इसके अलावा इसमें एंट्रीज दो किस्म की होती हैं। ये जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं इनको हम एंट्रीज और मेंबर ऑफ अ मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, वी टर्म द रियल नंबर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एज एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये जितने भी नंबर्स इसमें यूज होते हैं उनको हम एंट्रीज और एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। प्लूरल ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिसेस, यानी एक को तो हम मैट्रिक्स कहते हैं लेकिन ज़्यादा की अगर बात करेंगे तो उसका मैट्रिसेस होगा। तो ये भी आपका एक एमसीक्यूज बन सकता है। इसके अलावा द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर ABC। ये कैपिटल लेटर होते हैं, ये मैट्रिक्स के नाम को शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल जो फॉर्मेशन है, ये वाली हॉरिजेंटल फॉर्मेशन, इसको हम रो ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्मेशन है हॉरिजेंटल, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो हमारे पास रो 1, रो 2 एंड रो 3 है। अब रो की डेफिनेशन क्या बनेगी? ये मैट्रिक्स ए को काट देंगे। इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड अ रो। तो यहाँ से आप रो की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। कुछ एंट्रीज जो हैं वो वर्टिकली फॉर्म में होती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि जो एंट्रीज हमें शो हो रही होती हैं उसको हम कॉलम कहते हैं। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इसकी भी डेफिनेशन ये बी को काट दें, यहाँ से स्टार्ट करें। इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द
वर्टिकली वे आर कॉल्ड अ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ तक इसकी भी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसको ज़रूर अपने एग्जाम के लिए रेडी रखें। इट इज़ अ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑल रोज हैव द सेम नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि जितनी भी रोज हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। एंड ऑल कॉलम्स हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और कॉलम के अंदर भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम्स मे नॉट बी सेम। इसके बाद हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ अ रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ द मैट्रिक्स M, एक मैट्रिक्स M है, उसके अंदर जो रो हैं उसको हमने M से शो किया है एज अ M रोज एंड N कॉलम्स, then M is said to be the order of a M by N। ठीक है, यहां तक इसकी डेफिनेशन। आगे कोई एक एग्जाम्पल, तो इसको जरा बोर्ड पर जाकर एक डिटेल देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए, जो कभी भी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए बहुत ही प्यारा कंसेप्ट जो शायद ही कोई आपको देगा, कभी नहीं भूलने वाला। ठीक है, आपको उर्दू अल्फ़ाबेट्स तो आते होंगे। उर्दू अल्फ़ाबेट्स में कॉफ, जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, उसके बाद आती है क्याफ कश वाली। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि काफ से हम बनाते हैं कतार, एक लफ्ज़ बनता है कतार। ठीक है, और क्याफ से हम लफ्ज़ बना लेते हैं कॉलम। ठीक है, अब कतार को हम इंग्लिश में रो कहते हैं। ठीक है, और कॉलम को हम इंग्लिश में कॉलम ही कहते हैं। ठीक है, कॉलम। ठीक है, तो इस तरह आप ज़रा देखिएगा कि अगर आप मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो लिख रहे हैं, तो पहले काफ आ रहा है तो फिर क्याफ आ रहा है। इसका मतलब पहले आप रो की तादाद को लिखेंगे और फिर आप कॉलम की तादाद को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2, ये एक मैंने मैट्रिक्स लिखा। इसमें रो कितनी है? ये हॉरिजेंटल एंट्री 1 है, इसको हम R1 कहेंगे। ये हॉरिजेंटल एंट्री 2 है, इसको हम R2 कहेंगे। वर्टिकली एंट्री एक ही आ रही है, उसको हम C1 कहेंगे। तो अब मैंने क्या कहा कि काफ पहले आ रहा है तो रो को हम पहले लिखेंगे, क्याफ बाद में आ रहा है तो कॉलम को हम बाद में लिखेंगे। तो इसमें कितनी रो है? 1 and 2। 2 रो 2 बाय यहाँ पर कॉलम कितने हैं? 1। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/1। ओके, इसी तरह अगर आप एक और मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसको मैं नाम भी दे देता हूं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर आप कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये एक प्रॉपर क्वेश्चन करके दे रहा हूं। मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए लिखने के बाद अब ज़रा देखें, ये हमारे पास हॉरिजेंटल वे है। ठीक है, ये R1 रो 1 आ गई। ये हमारे पास दूसरी हॉरिजेंटल वे है, ये R2। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये C1 आ रहा है, यहाँ पर C2 और ये हमारे पास C3। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रो 2 हैं, ठीक है, और कॉलम 3 हैं। तो रो की तादाद इस कंसेप्ट के साथ, ये काफ और क्याफ वाले कंसेप्ट के साथ, जो रो की तादाद है उसको हम पहले लिखेंगे। तो रो कितनी है? 2, उसके बाद बाय लगाएंगे और उसके बाद हम कॉलम कितने हैं? 3। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। ओके, चलते हैं बुक पर। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 शर्तें ज़रूरी हैं। लेट्स A and B टू मैट्रिक्स, देन A इज सेड टू बी इक्वल टू B।
यानी कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी हों वो एक दूसरे के इक्वल तब होंगे जब ये शर्तें पूरी होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ, ये तब होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो। ठीक है, अब इसको भी जाकर बोर्ड पर समझते हैं। ये डेफिनेशन आपने यहाँ से यहाँ तक लगा लेनी है, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल बोर्ड पर जाकर समझते हैं। उसका कहने का मकसद ये है कि एक तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी एंट्री सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 है। इसमें अगर हम ये देखें बी मैट्रिक्स बी कुछ इसी तरह का हो 1 2 3 4, तो ये इक्वल तब होंगे जब इनका ऑर्डर सेम हो एंड क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम हो। तो ऑर्डर अगर इसका देखें तो एक रो ये दूसरी रो, इसी तरह ये एक कॉलम ये दूसरा कॉलम, तो इसका ऑर्डर 2 by 2 है। ठीक है, और इसका ऑर्डर भी अगर देखें तो ये भी क्या बनता है 2 by 2। ठीक है, तो ये ऑर्डर तो सेम आ गया, पहली जो प्रॉपर्टी है वो डन हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी में क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब पहली एंट्री के इक्वल होनी चाहिए और दूसरी एंट्री जो है वो दूसरी एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, तीसरी एंट्री जो है वो तीसरी एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, चौथी एंट्री जो है वो चौथी एंट्री के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये इक्वल हैं तो हम कह लेंगे कि A इक्वल टू B। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी जो शर्त है वो पूरी नहीं होती तो हम इसको इक्वल नहीं कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स में लिखता हूं A, एंट्री सेम यही होंगी 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स B लिखता हूं, इसमें मैं ऐसे 1 2 3 4। अब अगर मैं देखूं तो ऑर्डर तो दोनों का सेम है, इसका भी 2 by 2 है और इसका भी 2 by 2 है, ऑर्डर तो सेम हो गए, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज पहली एंट्री के इक्वल है, दूसरी एंट्री 2 है तो इधर दूसरी एंट्री जो है वो 3 है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं आई। बज़ाहिर आपको पता है इसमें भी 1 है उसमें भी 1 है, इसमें 2 है उसमें भी 2 है, इसमें 3 है उसमें भी 3 है, इसमें 4 है उसमें भी 4 है, तो एंट्रीज सेम है लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है। क्रॉसपॉन्डिंग मीन्स कि दूसरी के ही सेम होनी चाहिए। ठीक है, और ये तीसरी जो है ये तीसरी के सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सेम नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये A डज नॉट इक्वल टू B है। ठीक है, इसी तरह अगर ऑर्डर सेम नहीं आता, का ऑर्डर अगर हम चेक करें तो ये रो 1 ये रो 2 ये कॉलम 1, तो ये 2 by 1 इसका ऑर्डर बनता है, और इसका अगर ऑर्डर देखें तो रो 1 है कॉलम 1 एंड 2, तो ये 1 by 2 बनता है। तो इसका ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो ऑर्डर नहीं सेम तो हम एंट्रीज को कैसे चेक करेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट था इक्वल मैट्रिक्स का, और साथ में हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इन तमाम मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर फाइंड करना है। तो ये मेरे पास इसके नोट्स मौजूद हैं जो मैंने बनाए हैं। ठीक है, इसमें हमने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसमें रो 1 है रो 2 है, कॉलम भी 1 है कॉलम भी 2 है, तो ऑर्डर क्या बनेगा 2 by 2। इसी तरह इसमें अगर देखें तो ये भी 2 by 2 बन रहा है। ठीक है, तो ये इनके ऑर्डर लिखे हुए हैं। इसमें रो 1 है कॉलम 1 एंड 2, तो 1 by 2 इसका ऑर्डर लिखा हुआ है। इसी तरह अगर इसमें हम देखें रो 1 रो 2 रो 3 और कॉलम 1 है, तो पहले रो लिखनी होती है, तो 3 by 1 आ गया। इसी तरह इसमें 3 रो हैं कॉलम 2 है, तो ये 3 by 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह आगे चलते जाएं तो हमारे पास ये वाला है, इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो 1 by 1 आ जाएगा। इसमें अगर देखें तो 3 रो और 3 ही कॉलम है, तो ये 3 by 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसमें रो 1 रो 2
और कॉलम 1, 2 एंड 3। तो ये पहले रो लिखते हैं तो 2 आ जाएगा और साथ में 3 आ जाएगा, 2/3। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने देखना है कि ए जैसा और मैट्रिक्स कौन सा है। तो अगर ए की जगह पर हम सी को देखें तो ये भी 1/1 है, इसका ऑर्डर भी 1/1 है। पहले आप इसको सॉल्व करें, 5 में से 2 को माइनस करें तो ये बन जाता है 3। ठीक है, तो ये भी 1/1 हो गया और ये भी 1/1 है। इसकी भी एंट्री 3 है, इसकी भी 3 है। तो इसका मतलब ए एंड सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बी को अगर देखें तो इसकी एंट्री 3 और 5 है। तो हम और कोई देखते हैं, ये डी जो है ये भी है इसी जैसा, लेकिन इसकी एंट्रीज की प्लेस चेंज है, तो ये इक्वल बी के नहीं हो सकता। ठीक है, और ई को देखें तो ये इसका ऑर्डर नहीं मिलता, एफ को देखें ये भी ऑर्डर नहीं मिलता, जी को देखें तो इसका भी ऑर्डर नहीं मिलता, एच को देखें तो इसका भी ऑर्डर नहीं मिलता, आई को अगर देखें तो यहाँ पर 3 है और ये 3 + 2 ये 5 बन जाता है। तो इधर भी पहले 3 है और फिर 5 है, तो बी के जो इक्वल आएगा वो कौन आएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सी ऑलरेडी इक्वल हो गया। डी को अगर देखते हैं तो डी जैसा कोई भी नहीं, तो डी किसी के भी इक्वल नहीं आएगा। इसके बाद हम ई को देखते हैं, ई का पहला 4 है, फिर 0, फिर 6, फिर 2। तो इसमें अगर हम एच को देखें तो वो भी 4, 0, 6, 2 है। और जे को अगर आप देखें 2 + 2 4 बनेगा, 2 - 2 0 बनेगा, 2 + 4 6 बनेगा और 2 + 0 2 बनेगा। तो ये हमारे पास ई के जो है वो एच भी इक्वल है और जे भी इक्वल है। ठीक है, इसके बाद हम एफ को देखते हैं तो ये 2 और 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 - 1 2 बनेगा, 3 + 3 6 बनेगा। तो ये एफ के इक्वल कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। ओके, तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब उसने हमें ये इक्वल दिया हुआ है। इक्वल का मतलब है कि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली एंट्री जो है वो पहली एंट्री के इक्वल होगी। तो हमने a + c = 0, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। a + 2b = -7, इसको हमने सेकंड इक्वेशन कह दिया। इसके बाद c - 1 = 3, इसको हमने थर्ड इक्वेशन कह दिया। और 4d - 6 = 2d, तो इसको हमने फोर्थ इक्वेशन कह दिया। इन चारों इक्वेशन में से पहले हम देखेंगे कि किस इक्वेशन को इजीली हम सॉल्व करें तो हमारे पास कोई वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ से भी 2 अननोन वैल्यू हैं, यहाँ पर भी 2 अननोन हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ही अननोन है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर सॉल्विंग द थर्ड इक्वेशन, c - 1 = 3, ये 1 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 + 1 = 4। अब c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब ये c की वैल्यू हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन में हम पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करते हैं, क्योंकि a + c = 0 है। ठीक है, यहाँ पर c की वैल्यू पुट की तो a + 4 = 0 हो जाएगा। अब ये 4 इस दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई और c की भी वैल्यू मौजूद है। ठीक है, अब हम जाकर इक्वेशन में देखेंगे कौन सी इक्वेशन को लें। अब यहाँ पर a यूज हो रहा है, जिसकी वैल्यू आ चुकी है तो हम b निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ a है, -4 पुट कर दिया। इसके अलावा ये -4 दूसरी साइड पे आएगा तो ये +4 हो जाएगा। तो -7 + 4 = -3। ये 2 जो है ये b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास b की वैल्यू भी मौजूद है। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें d के अलावा कोई भी अननोन वेरिएबल नहीं है, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं बगैर किसी दूसरे वेरिएबल के। ठीक है, तो इसका यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। 4d - 6 = 2d। पहले आप इस 4d को इधर लाएंगे तो
तो ये हो जाएगा -4d। तो ये 2d माइनस 4d इज इक्वल टू -2d। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, ये आप 2d को यहाँ से उठाकर, क्योंकि ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये -2d हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 जो है ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। अब 4d में से 2d माइनस करें तो पीछे 2d रह जाएगा इज इक्वल टू 6। अब ये 2 जो है ये d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 भी सॉल्व होगी। हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई हैं जिनको हमने शो कर दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। आज के लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ी, उसके अलावा डेफिनेशन ऑफ अ रो पढ़ी, डेफिनेशन ऑफ अ कॉलम पढ़ी, इसके अलावा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा, इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा और एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व की। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।